बॉटनी लेक्चर के सभी वीडियोज को पाने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। चलिए डिस्कस करते हैं पक्सिनिया। पक्सिनिया का सिस्टमेटिक पोजीशन हो जाएगा। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पक्सिनिया जो है, तो गाइस इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पक्सिनिया के बारे में। सबसे पहले पक्सिनिया का सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं। पक्सिनिया गाइस यहाँ पर बैसिडियोमाइकोटिना का मेंबर है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंगस है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि किसी भी कंपटीशन, किसी भी एग्जाम में बैठने जाएंगे तो सबसे ज़्यादा अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है तो वो है पक्सिनिया, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पक्सिनिया। ठीक है, आइए देखते हैं सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन। क्लासिफिकेशन भी हमने पढ़ा दिया है, आपने आई होप कि देख लिया होगा। किंगडम माइकोटा हो जाएगा, डिवीजन यूमाइकोटा हो जाएगा, सब डिवीजन बैसिडियोमाइकोटिना अकॉर्डिंग टू एंसवर्थ है। जो क्लासिफिकेशन है एंसवर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिस्टमेटिक पोजीशन है। क्लास जो होगा टिलुइस मास्टीज हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा यूरिडोनिनेल्स और फैमिली हो जाएगी पक्सिनियेसी, जीनस हो जाएगा पक्सिनिया। सिंपल। आइए देखते हैं एक एक फीचर का, यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट जो होगा इसका बता दे रहा हूँ। उसके बाद इसके डायग्राम्स, लाइफ साइकिल, एवरी पॉइंट्स का डिस्कशन यहाँ पर होने वाला है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पक्सिनिया इज ए वेरी लार्ज जीनस विद अबाउट 1800 स्पीशीज प्रैक्टिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व भर में लगभग 1800 स्पीशीज पाई जाती हैं। केवल एक जीनस पक्सिनिया का जीनस, मतलब एक जीनस में लगभग स्पीशीज की संख्या कितनी है? 1800 स्पीशीज है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं, जीनस एक, स्पीशीज 1800। ठीक है, और वो भी ये प्रमाणित तौर पर ये देखा गया है, तब ये बताया गया पूरे विश्व भर में लगभग 1800 स्पीशीज पाई जाती हैं पक्सिनिया की, इसलिए कहा गया कि सबसे लार्ज जीनस है। कभी आपके कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट जीनस कौन सा है, तो आप बता सकते हैं पक्सिनिया। ओके, in India, the genus is represented by more than 147 species which cause serious rust disease in cereal crop like wheat, barley, oat and maize. लगभग आपको बता दें कि जीनस पक्सिनिया के लगभग 147 स्पीशीज, 1800 में से 147 स्पीशीज अपने इंडिया में भी पाई जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, जिनमें से ये मोस्टली रस्ट डिजीज काज करता है। रस्ट डिजीज काज करता है मोस्टली किस पर? फीट पर, वार्ली पर, ओट एंड मेज पर। इन सभी प्लांट्स में ये डिजीज काज करता है। ठीक है, रस्ट डिजीज, इसलिए इसको रस्ट नाम से भी जाना जाता है। यानी पक्सिनिया को कॉमनली किसके नाम से जाना जाता है? रस्ट के नाम से जाना जाता है। एज सिंपल इज दैट। द स्पीसीज ऑफ पक्सिनिया आर इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट। कह सकते हैं कि इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है कि जो इंटरनल स्पेसेस होते हैं सेल के बीच में, जो इंटरनल स्पेसेस पाए जाते हैं मोस्टली वहाँ पर इनके माइसीलियम्स फैले होते हैं। ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ लिविंग होस्ट पर ही डिपेंड होगा, नॉन लिविंग या ऑर्गेनिक डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंडेंट नहीं होगा। केवल और केवल अपना जो न्यूट्रिशन होगा वो लिविंग होस्ट से ही ऑब्टेन करेगा। जब लिविंग होस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डेड हो जाएगा, तो उसके साथ साथ ये भी डेड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है पक्सिनिया। ठीक है, माइक्रोसाइक्लिक डिपेंड करता है, इसमें साइकिल जो होती है माइक्रोसाइक्लिक चलती है, यानी कि दो अल्टरनेट होस्ट पर ये डिपेंड होता है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट हो जाएगा, इन इंडिया wheat crop is infected by the following 3 species of Paccinia which cause considerable damage to the crop. मोस्टली पक्सिनिया की ये 3 स्पीसीज हैं जो कि व्हीट प्लांट को इंडिया में ज़्यादातर डिस्ट्रॉय करती हैं या इन्फेक्ट करती हैं। नंबर 1 हो जाएगा पक्सिनिया ग्रेमिनिस, जो कि ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो रोग है, रोग का नाम है ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट के नाम से जाना जाता है, और ये स्पीसीज हो जाएगी पक्सिनिया ग्रेमिनिस। दूसरा हो जाएगा येलो रस्ट और स्ट्रिप रस्ट। स्ट्रिप रस्ट जो होता है वो पक्सिनिया स्ट्रिफॉर्मिस के द्वारा होता है, यानी पक्सिनिया स्ट्रिफॉर्मिस डिजीज काज करता है येलो रस्ट, और ब्लैक रस्ट को पक्सिनिया ग्रेमिनी करती है। उसके बाद है पक्सिनिया रिकॉन्डिटा।
पक्सिनिया रिकॉर्डिटा जो होता है लीफ रस्ट और ब्राउन रस्ट डिजीज काज करता है, ठीक है, व्हीट प्लांट पर। तो ये मोस्ट ऑफ द पक्सिनिया के 3 स्पीसीज हैं जो कि सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट करती हैं इंडियन फसल को, इंडियन क्रॉप को, मोस्टली व्हीट प्लांट। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इट इज ए हेट्रोइशियस फंगस। हेट्रोइशियस फंगस होता है, देयर आर 2 फेजेज, डाइकैरियोफेज एंड हैप्लोफेज। यहाँ पर 2 कैरियोफेज होती है लाइफ साइकिल में, डाइकैरियोफेज और दूसरा हैप्लोफेज होती है। द डाइकैरियोफेज अकर्स इन इट्स प्राइमरी होस्ट, इसके प्राइमरी होस्ट पर डिपेंड करता है, जो कि प्राइमरी होस्ट हो जाएगा फिट ट्रिटिकम एस्टिवम। दूसरा, फिर एज द हैप्लोफेज इन इट्स अल्टरनेट होस्ट बर्बेरिज वल्गेरिस। बर्बेरी का जो प्लांट होता है उस पर हैप्लोफेज होती है, यानी हैप्लॉइड की जो फेज होगी वो बर्बेरी प्लांट पर होगी, डिप्लॉइड की जो फेज होगी वो ट्रिटिकम पर होगी। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं जो स्ट्रेन है और इधर होस्ट दिया गया है, कौन कौन से होस्ट हैं जिस पर डिजीज काज करती है, और इधर स्ट्रेन दिए गए हैं, मतलब स्पीशीज का नाम दिया गया है। पक्सिनिया ग्रेमिनेटिसाइड जो होती है व्हीट प्लांट पर डिजीज काज करती है, रस्ट डिजीज। पक्सिनिया ग्रेमिनिस सिकेलिस जो होती है राई पर करती है। पक्सिनिया ग्रेमिस एवेनी जो होती है ओट पर करती है। पक्सिनिया ग्रेमिस प्रिप्रेटेंसिस जो होती है फेस्टुका में करते हैं। पक्सिनिया ग्रेमिस एग्रोस्टिक जो एग्रोस्टिक पर करती है। पक्सिनिया ग्रेमिस पोई जो होती है वो पोआ प्लांट पर डिजीज काज करती है। तो ये मोस्टली स्पीसीज हैं, और कौन कौन से प्लांट पर डिजीज काज करती है वो हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइसीलिया, डाइकैरियोटिक एंड मोनोकैरियोटिक इन द लाइफ साइकिल ऑफ द पक्सिनिया ग्रेमिनिस। पक्सिनिया ग्रेमिनिस की लाइफ साइकिल में जो माइसीलिया बनते हैं यहाँ पर 2 प्रकार के बनते हैं, एक डाइकैरियोटिक माइसीलियम और दूसरा होता है मोनोकैरियोटिक माइसीलियम, पूरे ओवरऑल लाइफ साइकिल में। ओके, बोथ दीज माइसीलिया आर इंटरसेलुलर सेप्टेट एंड ब्रांच। दोनों माइसीलिया जो बनते हैं यहाँ पर डाइकैरियोटिक हो या मोनोकैरियोटिक हो, दोनों जो माइसीलियम होते हैं वो इंटरसेलुलर स्पेसेस में पाए जाते हैं, ठीक है, और सेप्टा पाया जाता है इसलिए सेप्टेट हो जाएगा, ब्रांचेज भी पाए जाते हैं इसलिए ब्रांच भी हो जाएगा। देयर इज ए सिंपल पोर इन ईच सेप्टम, हर एक सेप्टम में सिंपल पोर पाया जाता है, ठीक है, सिंपल पोर पाया जाता है। यही आपके अगर के केस में सिंपल पोर कन्वर्ट होकर के डॉलीपोर में सेप्टम में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि थिक लेयर हो जाती है इसलिए उसको डॉलीपोर बोलते हैं वहाँ पर। जब बात करते हैं पक्सिनिया की लाइफ साइकिल की, तो दोस्तों जो पक्सिनिया की लाइफ साइकिल है वो माइक्रोसाइक्लिक हेट्रोइशियस होती है। हमने आपको पहले बता दिया माइक्रोसाइक्लिक का मतलब होता है जिसकी लाइफ साइकिल किसी 2 होस्ट पर कंप्लीट होती है, उसको माइक्रोसाइक्लिक बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जेनरा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पहले जितने भी फंगस हमने आपको बताए थे उनकी लाइफ साइकिल माइक्रोसाइक्लिक होती है, ठीक है, सिंपल तरीके से एक ही होस्ट पर कंप्लीट हो जाती है। और दूसरा कंडीशन ये भी है कि हेट्रोइशियस कंडीशंस, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर कई टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन होता है, एक स्पोर नहीं बनता बल्कि 5 टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन होता है। आइए देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर बनेगा देयर आर यूरिडोस्पोर, 5 टाइप्स ऑफ स्पोर्स मोस्टली यूरिडोस्पोर, टेलिटोस्पोर, बसिटोस्पोर, पिक्निडोस्पोर एंड एसेस्पोर इन द लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया। पक्सिनिया की लाइफ साइकिल में 5 प्रकार के स्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब उस स्पोर की जो स्टेजेज होती है वो भी देख लीजिए जरा सा। स्टेजेज ऑफ पक्सिनिया ग्रेमिस ऑन व्हीट प्लांट एंड बर्बेरी प्लांट। व्हीट प्लांट पर देख लीजिए ये 2 टाइप के जो स्पोर हैं, इरिडोस्पोर स्टेज और टेलिटोस्पोर स्टेज जो होती है वो प्राइमरी होस्ट पर बनती है। प्राइमरी होस्ट इसमें क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम, यानी कि गेहूं के पौधे पर 2 स्पोर का फॉर्मेशन, यानी 2 टाइप के ऐसे स्पोर हैं जिनका फॉर्मेशन गेहूं के प्लांट पर हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा स्पोर होता है टेलिटोस्पोर, वो जर्मिनेट करता है सॉइल में और उसमें बेसिडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ओके, उसके बाद तीसरा 4th नंबर पे जो स्पोर है पेक्निडियोस्पोर या पेक्नियो स्पोर बोलते हैं इसको, और दूसरा है एशियोस्पोर। ये दोनों स्पोर का फॉर्मेशन अल्टरनेटिव होस्ट जो बर्बेरी प्लांट का होता है, बर्बेरिस वल्गेरिस जो होता है उस पर बनता है, ठीक है।
अब चलिए लाइफ साइकिल पे डिटेल डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इरिडोस्पोर स्टेज हम आपको दिखा देते हैं। इरिडोस्पोर क्या है और उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, एक एक पॉइंट पे यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए। The dikaryotic mycelium is produced by the germination of ascospore on wheat plant. डाइकैरियोटिक माइसीलियम का जो फॉर्मेशन होता है गाइस, वो एस्कोस्पोर जब व्हीट प्लांट पर जर्मिनेट करता है तभी इसका फॉर्मेशन होता है। यानी कि एस्कोस्पोर जर्मिनेट करेगा तो डाइकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इट इंटर्स थ्रू द स्टोमेटा। अब एस्कोस्पोर का जो जर्म ट्यूब है वो किसके थ्रू इंटर करता है, ये ध्यान दीजिएगा, स्टोमेटा के थ्रू, एंड डेवलप इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस। और इंटरसेलुलर स्पेसेस में इसका ढेर सारे इसके माइसीलियम का फॉर्मेशन हो जाता है। इन द टिश्यू ऑफ द लीफ, स्टेम एंड ग्लूम्स ऑफ द होस्ट ग्रुप्स आर नोन एज इरिडोसोराई। जब ग्रुप में यानी कि ये स्पोर्स ग्रुप में हो जाता है, इसको इरिडोसोराई बोलते हैं। और फाइनली इरिडोस्पोर का फॉर्मेशन करता है, यानी एक एक करके स्पोर का फॉर्मेशन करता है व्हीट प्लांट के अपर सरफेस पे, यानी लीफ पर, स्टेम में अपर सरफेस पर स्पोर का फॉर्मेशन जो करता है उसे बोलते हैं इरिडोस्पोर। इरिडोस्पोर का फॉर्मेशन करता है, यानी कि पहले तो जो ट्यूब होगा, जर्म ट्यूब होगा, एस्कोस्पोर का एंटर करेगा इंटरसेलुलर स्पेसेस में, टिश्यूज में फैल जाएगा। उसके बाद ये निकलेगा बाहर, डाइकैरियोटिक माइसीलियम डेवलप करता है स्पोर का, और जो स्पोर बनता है उसे बोलते हैं इरिडोस्पोर। और इरिडोस्पोर जब ग्रुप में हो जाता है तो उसको बोलते हैं इरिडोसोराई। फिर उसके बाद विद द फॉर्मेशन ऑफ इरिडोस्पोर डिजीज सिम्टम अपीयर। जब इरिडोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है तो फाइनली डिजीज, यानी जो डिजीज होती है रस्ट डिजीज, उसका सिम्टम लक्षण दिखाई देने लगता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिश ब्राउन पास्टूल्स एंड स्ट्रेक्स ऑन द स्टेम, लीफ एंड लीफ बेसेस। इन सभी प्लेसेस पे, इन सभी स्थानों पे प्लांट में इरिडोस्पोर दिखने लगता है। और इरिडोस्पोर किस तरीके से दिखाई देता है, स्टोमेटल रीजन के ऊपरी सरफेस में, यानी स्टोमेटल रीजन से ही बाहर पार्ट में स्पोर दिखाई देता है इरिडोस्पोर। ठीक है, तो इस तरीके से इरिडोस्पोर डाइकैरियोटिक इरिडोस्पोर बन जाएगा, मेच्योर डाइकैरियोटिक स्पोर। ओके, जो कि स्टोमेटल रीजन से ही बाहर आएगा। और उसके माइसीलियम जो होते हैं डाइकैरियोटिक माइसीलियम, इसी तरीके से सेल्स के बीच में फैली हुई रहती हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस में। और लीफ में आप देखेंगे तो इस तरीके से इरिडोस्पोर दिखाई देगा। ओके, व्हीट लीफ है ये। और एक इरिडोस्पोर का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, एक जॉइन हो जाएगी, बाहर क्लियर, अंदर क्लियर, इंटाइन हो जाएगी, ये ओवरऑल स्पोर की बॉडी हो जाएगी। और यहाँ पर जर्मपोर होता है जहाँ से जर्मिनेशन करेगा, और नीचे होता है स्टॉक। तो ओवरऑल इरिडोस्पोर का स्ट्रक्चर इसी तरीके से होता है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। आगे चल के इरिडोस्पोर नए व्हीट हेल्दी प्लांट पर जर्मिनेशन करेगा। इरिडोस्पोर फाइनली नए व्हीट प्लांट पर जर्मिनेट करेगा, इस तरीके से जर्मिनेट करेगा, और स्टोमेटा के थ्रू अगेन इसके माइसीलियम अंदर एंट्री करेंगे। ओके, और जो माइसीलियम एंट्री करता है ऐसे, जब ये जर्मिनेट करता है इरिडोस्पोर अपर सरफेस पे, तो यहाँ पर एक स्वेलिंग पार्ट बन जाता है। जर्म ट्यूब का स्वेलिंग पार्ट जो बनता है उसको बोलते हैं एप्रोसोरियम। ठीक है, और फाइनली गार्ड सेल्स के थ्रू अंदर एंट्री कर जाएगा, सब स्टोमेटल वेस्किल्स हो जाएगा, एक ऊपर की वेस्किल, एक इनर की वेस्किल हो जाएगी। और इसके बाद सेकेंडरी जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन इस तरीके से हो जाता है नए हेल्दी प्लांट में। अब ये जो माइसीलियम बनी है वो फॉर्मेशन करती है टिल्यूटोस्पोर स्टेज का। ठीक है, इरिडोस्पोर के बाद टिल्यूटोस्पोर की स्टेज होती है जो कि व्हीट प्लांट पर ही होती है। ठीक है, इरिडोस्पोर जो होता है वो जर्मिनेट करता है नए हेल्दी प्लांट पे, व्हीट के नए हेल्दी प्लांट पर जर्मिनेट करता है, और जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है उसे टिल्यूटोस्पोर बोलते हैं। ठीक ना, जो कि जब ढेर सारा टिल्यूटोस्पोर एक जगह पे एराइजेज हो जाता है, स्टोर हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो उसको टिल्यूटोसोराई बोलते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल। ओके,
नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, इसी में नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, द टिल्यूटोसोराई अपीयर एज ब्लैक रेज्ड स्टिक along लीफ शीथ एंड स्टेम्स ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट। इन्फेक्टेड प्लांट के लीफ शीथ पर भी होता है, लीफ सरफेस पे भी होता है, और इन्फेक्टेड प्लांट के स्टेम पर भी मोस्टली ये सोराई यानी कि टिल्यूटोसोराई एराइज होता है या दिखाई देता है। ग्रुप ऑफ बाइन्यूक्लिएट सेल्स विच गिव राइज टू टिल्यूटोस्पोर्स आर नोन एज टेलिया। ग्रुप ऑफ टिल्यूटोस्पोर को टिल्यूटोसोराई भी बोलते हैं और टेलिया भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम पर ध्यान दीजिएगा कि ये लीफ के अपर सरफेस पे दिखाई दे रहा है इस तरीके से टिल्यूटोसोराई, ये जो ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं वही टिल्यूटोस्पोर्स हैं इकट्ठा। उसका जब टीएस कट करके देखा गया तो इस तरीके से दिखाई देता है टिल्यूटोस्पोर। टिल्यूटोस्पोर्स हो जाएगा रैप्चर्ड होस्ट एपिडर्मिस सेल्स है, ये एपिडर्मिस सेल्स की लेयर है जहाँ से रैप्चर करके ये बाहर आएगा, और डाइकैरियोटिक माइसीलियम इस तरीके से इंटरसेलुलर स्पेसेस में फैली हुई रहती हैं। हर एक सेल में दो दो न्यूक्लियस होता है, इसलिए डाइकैरियोटिक बोला जा रहा है। और सिंपली आपको बता दें, जो यंग टिल्यूटोस्पोर होगा वो हर एक सेल में यानी बाइसेलुलर होता है, टिल्यूटोस्पोर बाइसेलुलर होता है, और हर एक सेल में दो दो न्यूक्लियस होते हैं, तो डाइकैरियोटिक, ठीक है। जब ये मैच्योर हो जाता है तो दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तो सिनकरियन की प्रोसेस हो जाती है। तो अब आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं टिल्यूटोस्पोर के यंग होगा तो इस तरीके से होगा, दो दो न्यूक्लियस होंगे हर एक सेल में, और जो मैच्योर हो जाएगा उसमें सिनकरियन हो जाएगा, और फाइनली दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे, सिनकरियन की प्रोसेस हो जाएगी। अब ये टिल्यूटोस्पोर क्या करता है, जर्मिनेट करता है। नेक्स्ट स्टेज जो होती है इसकी बेसिडोस्पोर की होती है। एंड रैप्चर ऑफ फेवरेबल कंडीशंस, जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो टिल्यूटोस्पोर यहाँ से बाहर आ जाता है, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इस फेवरेबल कंडीशन इन स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग सीजन आएगा उस कंडीशंस में ये रैप्चर होगा, बाहर आएगा, द टिल्यूटोस्पोर जर्मिनेट, और टिल्यूटोस्पोर का जर्मिनेशन होता है, मीन्स टिल्यूटोस्पोर जो होगा वो जर्मिनेट करेगा। एंड इट प्रोड्यूस वन जर्म ट्यूब फ्रॉम ईच सेल, हर एक सेल में एक जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होता है एक साइड पे। द जर्म ट्यूब हैज लिमिटेड ग्रोथ एंड इज नोन एज प्रोमाइसिलियम और एपीबेसिडियम। इसको एपीबेसिडियम बोलते हैं, मतलब हर एक सेल जो होगी एक जर्म ट्यूब बनाएगी, और एक ही जर्म ट्यूब जो होगी उसकी जो लिमिटेड होगी, मीन्स ग्रोथ जो होगी वो लिमिटेड होगी, एज सिंपल इज दैट। और हर एक जर्म ट्यूब पर बेसिडोस्पोर लगेंगे। जो पहले यंग ट्यूब होती है उसको प्रोमाइसिलियम बोलते हैं। प्रोमाइसिलियम नाउ डिवाइड इनटू 4 सेल्स, प्रोमाइसिलियम 4 सेल में डिवाइड हो जाती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स सेप्टा। ट्रांसवर्स सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए उसमें 4 बेसिडोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, 4 सेल में कन्वर्ट हो जाती है और वही सेल बेसिडोस्पोर का फॉर्मेशन करती है। ईच सेल प्रोड्यूस ए सिंगल बेसिडोस्पोर, हर एक सेल में एक ही बेसिडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। द 4 बेसिडोस्पोर आर दस फॉर्म ऑन ईच प्रोमाइसिलियम, हर एक प्रोमाइसिलियम में 4 बेसिडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से 2 पॉजिटिव होते हैं और 2 निगेटिव होते हैं। ये एक सेल से एक प्रोमाइसिलियम का फॉर्मेशन हुआ जिसकी ग्रोथ लिमिटेड होती है, हर एक प्रोमाइसिलियम में मियोसिस होता है और 4 सेल में कन्वर्ट हो जाता है, हैप्लॉइड होंगे, सभी बेसिडोस्पोर्स मैच्योर हो जाएंगे। जिस पर बनेंगे उसको बेसिडियम भी बोलते हैं, मीन्स इस प्रोमाइसिलियम को आप आगे चल के बेसिडियल सेल भी बोल सकते हैं या बेसिडियम भी बोल सकते हैं। और फाइनली ये जो होगा ये टिल्यूटोस्पोर होगा, ऊपर वाले होंगे तो वो 4 बनाएंगे और नीचे वाली जो सेल होगी वो 4 बनाएगी। नेक्स्ट, तो इस तरीके से जर्मिनेशन ऑफ टिल्यूटोस्पोर एंड फॉर्मेशन ऑफ बेसिडिया का फॉर्मेशन हो जाता है। फाइनली बेसिडोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया है। दोस्तों, बेसिडोस्पोर के बन जाने के बाद अगली जो स्टेज हो जाती है वो पक्सिनिया की बर्बेरी प्लांट पर होती है, यानी फोर्थ जो बेसिडोस्पोर के बाद जो 4th नंबर स्पोर्स होगा उसे पिक्निडोस्पोर बोलते हैं, और पिक्निडोस्पोर का फॉर्मेशन जो होता है वो बर्बेरी प्लांट पर होता है। ठीक है, अभी आपको लाइफ साइकिल भी मैं दिखा दे रहा हूँ और उसमें भी समझाने की कोशिश करूँगा।
अंडर फेवरेबल कंडीशन, जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगा, जो बेसिडोस्पोर है वो जर्मिनेट करेगा ऑन द लीव्स ऑफ बर्बेरी प्लांट के लीफ पर जर्मिनेट करेगा। ओके, द मोनोकैरियोटिक माइसीलियम दस फॉर्म, और वहाँ पर जो कैरियोटिक फॉर्मेशन होगा, मोनोकैरियोटिक फॉर्मेशन होगा, एक एक न्यूक्लियस होगा, मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है स्टेन के, डिपेंडिंग ऑन द स्टेन ऑफ बेसिडोस्पोर। जो स्पोर जर्मिनेट करेगा, अगर पॉजिटिव बेसिडोस्पोर जर्मिनेट करता है तो पॉजिटिव स्टेन बनाएगा, और निगेटिव स्टेन जर्मिनेट करता है तो निगेटिव माइसीलियम का फॉर्मेशन या कैरियोटिक का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद आफ्टर ए फ्यू डेज ऑफ इन्फेक्शन द माइसीलिया बिकम एग्रीगेट इनटू सीडोप्रोमाइसीलियम सीडोपेरेन्काइमेटस मासेस। अब यहाँ पर जो माइसीलिया का फॉर्मेशन होगा आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ बेसिडोस्पोर को जर्मिनेट करने के बाद जो माइसीलियम होगा वो सभी एग्रीगेट हो जाते हैं, एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, और सीडोपेरेन्काइमेटस सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी उसकी तरह दिखने लगती है। मासेस ऑफ aggregated mycelia that look like parenchymatous cells of higher plants is known as pseudoparenchymatous masses beneath the leaf epidermis and form spermogonia or pycnidium। और फाइनली यहाँ पर स्पर्मोगोनिया या पिक्निडिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। पेरिफाइसिस थिन वॉल्ड, इसके आसपास जो सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, सपोर्टिंग लेयर्स होती हैं, उसको हम पेरिफाइसिस बोलते हैं, क्योंकि ब्रांच में भी हो सकती हैं। फ्लैक्सियस हाइफी, मतलब यहाँ पर जो ब्रांचेज होंगी, अब इस पे आप देख सकते हैं ब्रांचेज में भी पाई जा सकती है, ये जिस पर ये एराइजेज होंगे वो ब्रांचेज में भी हो सकती हैं। जैसे देखिए आगे चल के ये ब्रांच में कन्वर्ट हो जा रही है इस तरीके से, तो इसको फ्लैक्सियस हाइफी बोलते हैं, फ्लैक्सियस हाइफी। यानी ऐसी पेरिफाइसिस जो थिन वॉल की होती है, ब्रांच में होती है, उसे फ्लैक्सियस हाइफी बोलते हैं। और वर्सिको रिसेप्टिव हाइफी एंड स्पर्मेशिया ऑफ मेल के स्पर्मेशिया भी इसी पर लगे होते हैं। द स्पोर्स ऑफ वन स्टेन आर ट्रांसफर्ड टू द फ्लैक्सियस हाइफी ऑफ द अपोजिट स्टेन बाय इंसेक्ट। अब यहाँ पर जो स्पर्मेशिया का फॉर्मेशन होगा, स्पर्मेशिया का जो फॉर्मेशन होगा वो स्पर्मेशिया बाय द इंसेक्ट के माध्यम से अपोजिट स्ट्रेन पर जाकर के अटैच हो जाएगा। मतलब यहाँ से अगर ये स्पोर स्पर्मेशिया या पिक्निडियोस्पोर जिसको बोलते हैं वो पॉजिटिव में जाता है, तो यहाँ पर जो है रिसेप्टिव हाइफी होगा वो निगेटिव ही होगा, ये निगेटिव ही होगा, ठीक है। और ये प्रोसेस कहलाती है स्पर्मेटाइजेशन। मतलब पिक्निडियोस्पोर का बाय द इंसेक्ट, विंड और वाटर के माध्यम से यहाँ पर फ्लैक्सियस हाइफा तक पहुँचना क्या कहलाएगा? स्पर्मेटाइजेशन कहलाता है। जहाँ पर निचले पार्ट पर, इसी फ्लैक्सियस हाइफा के नीचे पार्ट पर, बेस पर लगा होता है एग और उसके साथ फ्यूजन करता है। अब फाइनली ये लीफ है बर्बेरी प्लांट का, इसका टीएस जब आपने कट कर, यहाँ पर जो इस निकला हुआ उभरा हुआ भाग दिख रहा है वो सब पिक्निडियम है, और पिक्निडियम में लगे होते हैं पिक्निडियोस्पोर। इस तरीके से पिक्निडियोस्पोर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं डायग्राम में। और इसको बोलेंगे जो फ्लास्क से स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको बोलेंगे पिक्निडियम। पिक्निडियम में लगे होते हैं पिक्नियोफोर, इस पिक्नियोफोर में लगे होते हैं पिक्निडियोस्पोर या पिक्नियोस्पोर्स। ओके, इस तरीके से पिक्निडियोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। आफ्टर दिस पिक्निडियोस्पोर जहाँ पर लगा होगा उसी के जस्ट नीचे साइड में जहाँ पर फ्यूजन हो जाता है, नीचे की जो हाइफा होंगी वो फॉर्मेशन करती हैं एसियोस्पोर्स का, जो कि एसिडियम के अंदर बनेगा। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर था पिक्निडियम, और इस पिक्निडियम में यहाँ पर जो माइसीलियम में फ्यूजन हुआ था, इसमें फ्लैक्सियस हाइफी में स्पर्मेशिया का, जहाँ पर स्पर्मेटाइजेशन की प्रोसेस हुई थी। अब उसके निचले वाले पार्ट पर नीचे जो हाइफी होंगे वो बनाएगा, फॉर्मेशन करेगा एसिडियम का, और एसिडियम में चेन ऑफ एसियोस्पोर एक साथ ऐसी तरीके से चेन में लगते हैं, सेपरेट नहीं होते। जब सेपरेट हो जाएंगे तो एक सिंगल एसियोस्पोर कहलाएगा। एज सिंपल इज दैट।
और फाइनली उसी लीफ पर अपर सरफेस पे पिक्रीडियम, तो निचले पार्ट पर, निचले लोअर सरफेस पर लीफ में एसिडियम का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पर एसियोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर एसिडिया आर कप शेप स्ट्रक्चर फॉर्म ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द बर्बेरी प्लांट, बर्बेरी लीफ। बर्बेरी प्लांट के लीफ में लोअर सरफेस पर कप शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम एसिडिया बोलते हैं। दे डेवलप फ्रॉम द सेम माइसीलियम, उसी माइसीलियम से इसका फॉर्मेशन होता है जिससे पिक्रीडियम का फॉर्मेशन होता है। एज सिंपल इज दैट, विच फॉर्म पिक्रीडिया ऑन द अपर सरफेस। जो माइसीलियम अपर सरफेस पे पिक्रीडियम का फॉर्मेशन करती है, वही माइसीलियम लोअर सरफेस पर एसिडियम का फॉर्मेशन करती है। सिंपल। द डेवलपमेंट ऑफ एसियोस्पोर चेन इनसाइड द एसिडियम, चेन के रूप में एसियोस्पोर लगते हैं, चेन में रहता है, एक सेल का होता है और एक ही न्यूक्लियस का होता है एसियोस्पोर। ध्यान दीजिएगा, ये हैप्लॉइड स्टेजेस चल रही है, अभी इसके पहले डिप्लॉइड की स्टेजेस चल रही थी। एग्जर्ट ए प्रेशर ऑन द पेरिडियम, एज द रिजल्ट इट्स बर्ड्स टूवर्ड्स द एपिडर्मिस। अबाउट लोअर एपिडर्मिस की तरफ ये फटता है, ब्रेक होता है। अबाउट द सेम टाइम disjuncture cell between the एसियोस्पोर्स disintegrate and एसियोस्पोर्स आर रिलीज। फाइनली ये यहाँ पर एक एसियोस्पोर दूसरे स्पोर के से जुड़ा रहता है बाय द डिसजंक्शन, डिसजंक्शन पॉइंट से ऐड रहता है, और जैसे वो सेपरेट होता है, मेच्योर होने के बाद वो अलग हो जाता है, ब्रेक होता है, और फाइनली सभी एसियोस्पोर रिलीज हो जाते हैं। और रिलीज होने के बाद ये सभी एसियोस्पोर नए व्हीट प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, और वहाँ पर जर्मिनेट करके फिर से नए यूरिडोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। ये ओवरऑल इसकी लाइफ साइकिल है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसकी लाइफ साइकिल है उसको एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से देखिएगा। सबसे पहले एसियोस्पोर जो था, एसियोस्पोर यहाँ से देखिएगा, एसियोस्पोर नए व्हीट प्लांट को जब इन्फेक्ट करेगा तो जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करके इन्फेक्शन ऑन व्हीट प्लांट प्राइमरी होस्ट पर जर्मिनेशन करेगा और माइसीलियम का फॉर्मेशन करेगा, जिसे बोलेंगे डाइकैरियोटिक माइसीलियम। ठीक है, डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो होगा यूरिडोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा, बाइन्यूक्लियेट यूरिडोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा। ओके, और ये यूरिडोस्पोर जर्मिनेट करके स्टोमेटा पर पेनिट्रेट करता है और फिर से डाइकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन करता है, और डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनाती है टेलिटोस्पोर। साइकिल को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, एसियोस्पोर जर्मिनेट करेगा व्हीट प्लांट पर, व्हीट प्लांट डाइकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन कर दिया, डाइकैरियोटिक माइसीलियम यूरिडोस्पोर का फॉर्मेशन किया जो कि डाइकैरियोटिक ही है। अब ये यूरिडोस्पोर जर्मिनेशन करेगा, और जर्मिनेशन करके स्टोमेटल रीजन से नए माइसीलियम का फॉर्मेशन करेगा जो कि डाइकैरियोटिक ही होगी, और ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम डाइकैरियोटिक स्पोर का फॉर्मेशन करती है, जिसे टेलिटोस्पोर बोलते हैं। फाइनली टेलिटोस्पोर जो होगा बाई सेल का होगा, 2 सेल का होगा, और कैरियोगैमी हो जाएगा, इसका न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएगा, यानी डिप्लॉइड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर दिया गया है डिप्लॉइड डाइकैरियोटिक की फेज है ये, अभी तक तो डाइकैरियोटिक की फेज है। उसके बाद यहाँ पर डिप्लॉइड हो जाएगी, मैच्योर यूनिन्यूक्लिएट टेलिटोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये टेलिटोस्पोर जर्मिनेट करता है मियोसिस करके, यानी कि इसमें होता है मियोसिस, और बेसिडियम का फॉर्मेशन करता है। उस बेसिडियम पे लगते हैं बेसिडियोस्पोर, 2 पॉजिटिव एंड 2 निगेटिव। सिंपल, याद आ रहा है कहाँ तक की प्रोसेस है? को दिखा दे रहा हूँ कहाँ की प्रोसेस है, यहाँ की प्रोसेस है। बेसिडियम पर बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया है। ओके, अब बेसिडियोस्पोर जो बना है उसमें से 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव हैं। निगेटिव भी जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेशन ऑन बर्बेरी लीव्स, बर्बेरी प्लांट पर ये जर्मिनेट करेगा। ये हैप्लॉइड की प्रोसेस हो गई यहाँ पर, क्योंकि ये मियोसिस डिवीजन हो गया। उसके बाद माइसीलियम जो बनती है पॉजिटिव निगेटिव स्ट्रेन की माइसीलियम का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्पर्मोगोनियम निगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप के बना। उसके बाद इस निगेटिव में
निगेटिव स्पर्मेटियम और रिसेप्टिव हाइफा भी निगेटिव होगा। जो पॉजिटिव होगा उसमें रिसेप्टिव हाइफा भी पॉजिटिव होगा और स्पर्मेटियम भी पॉजिटिव ही होगा। अब इसमें फ्यूजन कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। रिसेप्टिव हाइफा निगेटिव का पॉजिटिव स्पर्मेटियम से फ्यूजन हो जाएगा और निगेटिव स्पर्मेटियम का पॉजिटिव रिसेप्टिव हाइफा से फ्यूजन हो जाएगा। इस तरीके से प्रोसेस हो जाएगी स्पर्मेटाइजेशन। और स्पर्मेटाइजेशन के बाद जो प्रोसेस होती है बर्बेरी प्लांट पर ही होती है। ये यहाँ से यहाँ तक का भाग बर्बेरी प्लांट का है, दूसरे होस्ट का है। डाइकैरियोफेज हो जाता है और माइसीडियम डाइकैरियोटिक का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। एसियल कप या एसिडियम के अंदर लगता है एसियोस्पोर और एसियोस्पोर अगेन जर्मिनेट करके डिसेमिनेशन बाय रेन और विंड और इंसेक्ट इसके द्वारा होकर जर्मिनेट करके नए हुए प्लांट को इन्फेक्शन करता है, इन्फेक्ट करता है। तो दोस्तों इस तरीके से लाइफ साइकिल इसकी कंप्लीट होती है। यहीं पर आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, जान गए होंगे कैसे इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। और फाइनली पक्सिनिया को माइक्रोसाइक्लिक फंगस बोला जाता है क्योंकि इसमें जो अल्टरनेट होस्ट होता है 2 होस्ट पर इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है और काफ़ी कई टाइप के इसमें स्पोर्स का भी फॉर्मेशन होता है। 5 ऐसे प्रकार के स्पोर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको माइक्रोसाइक्लिक फंगस कहा जाता है और बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सारे जो पॉइंट है यहाँ पर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबका नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से कॉपी में अपने ड्रा कर लीजिएगा डायग्राम। ओके, इस वीडियो में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बॉडी लेक्चर में ऐसे ही आप सब बने रहेगा, आपको ऐसे ही वीडियोज और लेक्चर्स मिलते रहेंगे प्रॉपर। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। जो भी सेमेस्टर के आपको नोट्स चाहिए होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, चाहे बीएससी का हो या एमएससी के किसी भी सेमेस्टर के नोट्स अगर आपको चाहिए होगा तो आप लोग अभी के अभी तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी और तुरंत संपर्क कीजिए, नोट्स परचेज कीजिए। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उस पर क्लिक करके ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।